ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 721, एनन्नाकी के साथ चर्चा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो काफ़ी आकर्षक हो? ज़ेरास के कानों के पास अचानक आवाज़ गूंजी जब उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि वह परिचित व्यक्ति उसके बगल में बैठा है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें जिज्ञासा से झपक रही थीं। अनजाने में उसकी आंखें उसके माथे पर पड़ी दरार पर चली गईं, फिर उसने अपनी नज़र हटाकर खजाने की दीवार पर वापस देखा। वह नहीं जो मुझे चाहिए, ज़ेरास ने उसे रूखेपन से जवाब दिया, और वह उस पर मजाक करते हुए हंसी। यह एक अजीब झूठ है। चाहे आपको जो भी चाहिए, आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता है न? यह आपके कबीले की ज़रूरत हो सकती है, आप जानते हैं। भले ही यह आपके लिए बेकार हो, फिर भी यह इसके लायक होगा, उसने तर्क दिया, जबकि ज़ेरास ने कंधे उचका दिए। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कबीला कौन है और किसी भी मैनुअल का अध्ययन करने से उसका समय बर्बाद होगा। ऐसा कुछ जो उसके पास ज़्यादा नहीं था। तुम्हारा क्या, तुम इसके लिए क्यों नहीं लड़ रही हो? ज़ेरास ने उससे पूछा, जबकि वह वास्तव में किसी अन्य दुनिया के व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। छोटी लड़की एक अलग नस्ल की लग रही थी, क्योंकि वह ज़ेरास को सीधे परेशान नहीं कर रही थी और वह उसे बिना कीमत पूछे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी। तो क्यों न और बात की जाए? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और लालची हूँ, उसने कहा, जिसके परिणामस्वरूप ज़ेरास की भौहें ऊपर उठ गईं। कमज़ोर हो सकता है, लेकिन लालची मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक और बचकानी हंसी निकली। आपको नहीं पता कि मैं किस प्रकार की जाति से हूँ, उसने अचानक कहा और ज़ेरास ने कंधे उचका दिए। 3 आंखों वाली एक प्यारी सी लड़की। यह मज़ेदार है। मैं एक अनुनाकी हूँ, उसने ज़ेरास के सिर हिलाने पर सुधारा, हालांकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। हम अनुनाकी, बाकी जाति के विपरीत, शक्ति के बजाय बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपनी लड़ाई दिमाग से चुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ज़ेरास ने अविश्वास में जवाब दिया। हाँ, ऐसा है। जैसे मान लो कि तुम में से 3 मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं तुम में से एक को ज़रूर मार सकता हूँ, लेकिन फिर मैं बाकी 2 के लिए एक आसान शिकार बन जाऊंगा। ओह, एक बार की हमला करने की शक्ति? ज़ेरास ने उसके शब्दों से निष्कर्ष निकालते हुए पूछा। तुम सही हो, वैसे भी मैं सांचा हूँ, उसने उससे कहा और उसने सिर हिलाया। उसकी अपेक्षा से कम। तो तुम मंजिलों में जितना हो सके उतना आगे जाना चाहते हो, और फिर जब तुम अंततः तय करोगे कि तुम अब आगे नहीं जा सकते, तो तुम इनाम लोगे और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसका बचाव करोगे। ये तुम्हारी योजना है? ज़ेरास ने पूछा और सांचा ने सिर हिलाया। लड़ाई को पीछे देखते हुए, आश्चर्य की बात नहीं है, जमीन पर पहले से ही लगभग 10 और दूसरी दुनिया के शव थे, जिससे उनकी संख्या और कम हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल ज़ेरास और सांचा ही बैठे थे और लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे थे। कुछ शीर्ष प्रतिभाशाली लोग बस क्रॉस लेग करके बैठ गए और लड़ाई को अनदेखा कर दिया। इसका एकमात्र कारण ये हो सकता है कि यह उनके जैसे लोगों के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं था, इसलिए इस पर इतनी ऊर्जा क्यों खर्च की जाए। सांचा की तरह, वे संभवतः अपनी लड़ाई शुरू करने से पहले सीढ़ियों पर जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ेंगे, जो निस्संदेह विनाशकारी होगा। ज़ेरास के पास खुद किसी भी लड़ाई में भाग लेने का कोई कारण नहीं था। अब तक इसमें दिखाया गया इनाम वह बाली नहीं थी जो वह चाहता था। एक बार जब उसे बाली मिल जाती, तो वह उसे ले लेता और उस जगह से गायब हो जाता और वहीं रुक जाता। जल्दी ही 1 घंटा बीत गया और दूसरी परीक्षा शुरू होने का समय आ गया। बिना और समय बर्बाद किए, पोर्टल जल्दी से प्रकट हुआ, एक चौंकाने वाला अवशोषण बल जारी किया जिसने उन्हें कमरे से दूर ले गया। कुछ ही मिनटों के बाद ज़ेरास एक बार फिर अपने नीचे की जमीन को महसूस करने में सक्षम हो गया, लेकिन स्पर्श की भावना के अलावा उसने और कुछ महसूस नहीं किया। दुनिया काली थी, और ऐसा नहीं था कि वह अंधा था, बल्कि ऐसा था कि वह जिस जगह पर था वह काली थी। इतना काला कि ज़ेरास अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। साथ ही अपनी नियमित सूंघने की क्रिया के कारण वह अपने आसपास कुछ भी गंध नहीं महसूस कर पा रहा था, जिसका अर्थ है कि शायद वहां सूंघने के लिए भी कुछ नहीं था। हालांकि मेरे कान काम कर रहे हैं। मैं हवा की सीटी, पंखों की फड़फड़ाहट, उसके चारों ओर कीड़ों की चहचहाहट, घास के बीच से रेंगते सांप को महसूस कर सकता हूँ। मैं एक जंगल में हूँ, ये पक्का है, ज़ेरास ने खुद से कहा, और जितना समय बीतता गया वह अपने आसपास की चीज़ों के साथ उतना ही अधिक जुड़ता गया। अपने कानों का इस्तेमाल करके सब कुछ सुनता रहा। आखिरकार वह अंततः अपने से कुछ मीटर दूर पूरी दुनिया को समझ पाया। यह एक छोटा सा डोमेन था जो उसने सिर्फ आवाज़ सुनकर बनाया था, और धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। कोई दिशा नहीं थी, इसलिए ज़ेरास ने बस एक दिशा चुनी और चलना शुरू कर दिया। जंगल के आसपास के जीव छोटे और कमज़ोर थे, जिससे ज़ेरास उनमें से ज़्यादातर को अनदेखा कर पाया। लेकिन जैसे जैसे वह चलता रहा, यह एहसास और भी मजबूत होता गया।
ऐसा एहसास कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया और बस अपने रास्ते पर चलता रहा। वह जितना आगे बढ़ता गया, उसे पेड़ों की शाखाओं की सरसराहट उतनी ही कम होती गई, और यह इस बात का संकेत था कि वह शायद पहले ही जंगल के इलाके से निकल चुका था। अपने विचार की पुष्टि करने के लिए 20 मिनट से भी कम समय में उसने अपने पैरों के नीचे कठोर जमीन महसूस की, जो उस जंगल की जमीन के विपरीत थी जिसका वह आदी था, और इससे उसे पता चला कि वह जमीन पर था। लपटों की चटकने की आवाज़ गूंजी और ज़ेरास के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह उस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगा। वह जितना आगे बढ़ता गया, उसे पैरों की धीमी आवाज़ उतनी ही स्पष्ट लगने लगी, और उसके बाद संगीत की आवाज़ भी दिन की तरह स्पष्ट रूप से बजने लगी। जल्द ही वह चटकती लपटों से पहले पहुंच गया और संगीत तेज हो गया, और पैरों पर थपथपाहट सुनकर वह एक तरफ चला गया और धीरे से बैठ गया। ज़ेरास की मानसिक चेतना में वह वर्तमान में आग के चारों ओर एक गोलाकार प्रारूप में व्यवस्थित पेड़ की छाल पर बैठे लोगों के एक समूह के बीच था। उसके सामने एक व्यक्ति संगीत बजा रहा था और उसके चारों ओर लोग ताल के साथ जमीन पर अपने पैर थपथपा रहे थे। उसने कोई शोर या आवाज़ नहीं की और बस दूसरों की तरह चुपचाप सुनता रहा। अध्याय 722 अजीब क्षेत्र। संगीत और जमीन पर पैर थिरकने की आवाज़ बहुत देर तक जारी रही। कभी कभी वे गीत को जोर से गाते थे और उनसे ज़ेरास पहचान सकता था कि वह किस तरह के लोगों के बीच गा रहा है। यह ऊंची आवाज़ वाली एक अकेली महिला और लगभग 4 पुरुष होने चाहिए, जिसमें संगीत वाद्ययंत्र बजाने वाला भी शामिल है। उनके साथ ज़ेरास ने 5वां नंबर बनाया। जब तक संगीत चलता रहा, वह बस सुनता रहा, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। वह अपना रास्ता नहीं देख पा रहा था, न ही उसे पता था कि परीक्षा के इस चरण में उससे क्या अपेक्षित है। शायद वह अपने आसपास के समूह से पूछने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वह उनके गायन सत्र को बाधित नहीं कर सकता था। इसलिए वह बस ध्यान से सुनता रहा, और जितना अधिक वह सुनता रहा, उतना ही उसे लगा कि उसके अंदर कुछ बढ़ रहा है। यह एक सवाल था, एक रहस्यमय सवाल जिसे वह समझ नहीं पाया था, फिर भी उसे लगा कि उसे पूछा जाना चाहिए। कुछ देर बाद संगीत बंद हो गया और फिर एक लंबी खामोशी छा गई, इससे पहले कि ज़ेरस को अपने शरीर पर चुभने वाली नज़र महसूस होती। फिसलन। संगीतकार की दिशा से उसके करीब आने वाली किसी चीज़ की आवाज़ सुनी जा सकती थी, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, भले ही उसकी हरकतें डरावनी लग रही थीं। बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? स्वर कर्कश और सूखा लग रहा था, लेकिन उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। तुरंत ज़ेरस ने वह सवाल पूछा जिसे उसने संगीत के अंत में आखिरकार समझ लिया था। अनुका कौन है? उसने पूछा, और तुरंत वह बाकी लोगों से सांसों की आवाज़ महसूस कर सकता था। तुरंत फिसलन की आवाज़ हर जगह सुनाई दी, लेकिन वे सभी हवा में एक अजीब सरसराहट से रुक गईं, जिसके बारे में ज़ेरस ने अनुमान लगाया कि एक हाथ बगल की ओर बढ़ रहा था। सीटी का स्रोत उसके बहुत करीब आया, और सबसे अधिक संभावना उस व्यक्ति से थी जिसने सवाल पूछा था, और वह सुरक्षित रूप से अनुमान लगा सकता था कि वह उनका नेता था। वे मेरे सवाल से नाराज़ क्यों लग रहे हैं? ज़ेरास ने उस आदमी से पूछा, और उसने जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता कि वे नाराज़ हैं अगर तुम देख नहीं सकते? ये सवाल उससे बयानबाजी में पूछा गया था। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं ठीक से सुन सकता हूँ, ज़ेरास ने उन्हें जवाब दिया। और कुछ और, उसने महसूस किया कि ज़मीन पर तेज़ फिसलन एक बार फिर बढ़ रही है, लेकिन हवा की सरसराहट फिर से सुनाई दी, और फिसलन बंद हो गई। अगर तुम सुन सकते हो, तो क्या तुम अपने और हमारे बीच अंतर कर सकते हो? आकृति ने उससे पूछा, और ज़ेरास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एक ऐसा सवाल था जिसकी ज़ेरास ने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा सवाल जिस पर उसे शक था, लेकिन उनके सवाल ने उसके शक का जवाब ही दे दिया। जब मैं आया तो मैंने टैपिंग की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कि यह तुम्हारे पैर हैं। फिर जब तुम उठे और मेरे पास आए, तो मुझे टैपिंग की आवाज़ नहीं, बल्कि फिसलन की आवाज़ सुनाई दी। इससे मैं भ्रमित हो गया, वास्तव में क्या हो रहा है? लेकिन ये कहना सुरक्षित है कि तुम्हारा निचला हिस्सा सांप का है न? ज़ेरास ने पूछा। यह एक विचित्र विषय था जिस पर उसने गौर किया था, लेकिन वास्तव में उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी। कोई भी नश्वर जो हमारे असली रूप को जानता है, वह अगले दिन तक जीवित नहीं रहेगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम जानते हो कि हम क्या हैं, और फिर भी तुम हमारे बीच बैठे हो। क्या तुम इतनी बुरी तरह से खाए जाना चाहते हो? आदमी ने कहा, उसकी आवाज़ तेज़ और गहरी होती जा रही थी, और उससे ज़ेरास को उसके शरीर से चीज़ों के उखड़ने की आवाज़ महसूस हो रही थी। वह सुरक्षित रूप से कह सकता था कि उसके सामने की आकृति किसी तरह के परिवर्तन से गुजर रही थी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारे जैसा हो सकता है, ज़ेरास ने अचानक उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे विपरीत, वह अपने पैरों से चल सकती है, और तुम्हारी तरह वह इंसान रहते हुए ज़मीन पर रेंग सकती है। और तुम्हारे विपरीत, वह बहुत बड़ी हो सकती है, इतनी कि तुम उसके एक तराजू से भी छोटे हो जाओगे। वह पूरी तरह से रूपांतरित हो सकती है और तुम्हारे विपरीत 6 सिर वाला एक बड़ा सांप बन सकती है, ज़ेरास ने बताया, और वह दिल की धड़कनों की आवाज़ को तेज़ी से बढ़ते हुए सुन सकता था।
यह असंभव है। हमारे भगवान अनुका भगवान के दायरे में रहते हैं, आप या मेरे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए अछूते हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते थे, कर्कश आवाज ने तर्क दिया, और जेरास धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने से पहले मुस्कुराया। क्या मैं आपको एक सच बताऊं? जेरास ने उनसे पूछा, और उसने उनकी चुप्पी को हाँ के रूप में लिया। आपका भगवान कोई खास नहीं है, नहीं आप। वास्तविक दुनिया में उनके हजारों और आप जैसे अरबों हैं। कुल मिलाकर तुम सब बेवकूफ हो जिनसे झूठ बोला गया है, और तुम्हारी देवी भी झूठी है, उसने कहा, सच्चाई को उनके चेहरे पर जोरदार तरीके से पटकते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जाने की तैयारी की। तुम जिंदा नहीं जा सकते, उसके पीछे से आवाज ने धमकी दी, क्योंकि जेरास की गर्मजोशी धीरे धीरे गायब हो गई, उसकी जगह एक घातक और ठंडी अभिव्यक्ति ने ले ली। तुम्हारी भगवान अनुका अगर अभी मेरे सामने खड़ी होती तो मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करती। TCH, मर जाओ। दूर से एक दहाड़ आए और भारी फिसलन की आवाज तुरंत सन्नाटे को चीरती हुई आई। बिना अपना सिर घुमाए जेरास ने अपना पैर उठाया और जमीन पर जोर से पटका। धमाका! तुरंत एक शक्तिशाली शॉकवेव गूंजी, उसके पैरों के नीचे कोबवेब दरार दिखाई दी, और मलबे में से एक काफी द्रव्यमान के साथ गोलाकार आकार का जेरास की आंखों के स्तर पर हवा में उछल गया। धीरे धीरे जेरास ने अपनी मुट्ठी से एक उंगली खोली और फिर धीरे से कंकड़ पर टैप किया। हवा में तेजी से कटने वाली किसी चीज की आवाज फिसलने की आवाज से ज्यादा तेज थी, और फिर किसी चीज के किसी दूसरी चीज से जोर से टकराने की आवाज गूंजी। उसके बाद हवा में तरल पदार्थ के छींटे पड़े, जो जमीन को छूते समय काफी तेज आवाज कर रहे थे। धीरे से जेरास ने अपने हाथों को जमीन पर उठाया, और उसके हरकत के बाद एक तेज आवाज हुई। सदमे और डर के साथ सांपों ने देखा कि उनमें से एक जमीन पर गिर गया, उसका सिर फट गया था, और दिमाग का पदार्थ जमीन पर बिखर गया था। ये दृश्य बहुत ही भयानक और अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे देखा और एक पेड़ देखा जिसमें एक कंकड़ धंसा हुआ था। कृपया अपने पावर स्टोन और गोल्डन टिकट के साथ वोट करें। वे पुस्तक की बहुत मदद करते हैं और मेरी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक हैं। अग्रिम धन्यवाद। अध्याय 723। मैं भगवान नहीं हूँ। सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी। उनमें से एक को अंधे युवक ने सिर्फ एक कंकड़ फेंक कर मार डाला था। वे सैकड़ों सालों से हर रात अपने भगवान की पूजा और प्रार्थना करते थे, और हर रात उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता था, जिससे वे और भी ज्यादा मजबूत होते जाते थे। इस दुनिया में उनसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, और यहाँ तक कि इंसान भी शिकार के अलावा कुछ नहीं थे। तो फिर उनमें से एक को इतनी जल्दी कैसे मार दिया गया? उनमें से एक को मारने के बाद जेरास ने फिर से हमला करने की कोई कोशिश नहीं की, और वह बस अपने रास्ते पर चलता रहा, लेकिन नेता की आवाज ने उसे रोक दिया। 100 साल पहले एक महिला हमारे पास आए और हमारे पूरे राक्षस वंश को नष्ट कर दिया। उसने हम पांचों को बख्श दिया और हमें आशीर्वाद दिया। ये प्राचीन गिटार और एक सूत्र जिसे हर रात गाया जाना है। बदले में हमने महसूस किया कि हमारी ताकत हर दिन बढ़ रही है। उसका नाम अनुका है, और वह एक भगवान है। लेकिन तुम सिर्फ एक कंकड़ से हमारे ही एक को मार डालने में सक्षम हो, और यहाँ तक कि हमारे भगवान के दायरे के बारे में भी जानते हो। क्या तुम भी भगवान हो? उस आदमी की कांपती हुई आवाज जेरास की आंखों में झुर्रियां डालते हुए गूंजी, और उसके होंठ खुल गए। मैं भगवान नहीं हूं, और न ही वह, ये उसके शब्द थे, इससे पहले कि वह पीछे मुड़े और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन कुछ ही देर में जेरास अचानक रुक गया, और वह मुड़ा और उनके पास वापस चला गया। जब वह उनके बीच से गुजरा तो वे स्थिर थे, और अंत में जेरास उस पेड़ की छाल के पास रुक गया जहां नेता गाना बजाने के लिए बैठा था। गिटार छोड़कर जमीन पर झुकते हुए जेरास ने उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। उसके हाथ लाइन को पीछे ले गए, और हल्के दबाव के साथ तार कंपन करने लगे, और उसने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण टुकड़े टुकड़े हो रहा है। और अगले ही पल जेरास के चेहरे पर रोशनी की एक चमक चमक उठी, क्योंकि उसने खुद को एक बार फिर सुनहरे कमरे में पाया। सफलतापूर्वक परीक्षण पास करने पर बधाई। हॉल में आवाज गूंज उठी, क्योंकि उसे एक बार फिर से देखने का मौका मिल गया था। सबसे पहले उसने देखा कि पुरस्कार पहले की तरह ही व्यवस्थित किए गए थे, और जब उसने स्कैन किया तो उसे बाली नहीं मिली। इसका मतलब यह था कि बाली शायद ऊपरी मंजिल पर रखी गई थी। क्या अजीब परीक्षण है, जेरास ने सोचा, क्योंकि उसके हाथों में लकड़ी का गिटार था। उसने राक्षस पुरुषों से जो वस्तु ली थी उसके बारे में कहा जाता था कि उसे उनके भगवान ने दिया था। उसे नहीं पता था कि उसने उसे उनसे क्यों लिया था, लेकिन गिटार की संगीत की आवाज सुनकर ही कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। इसके जरिए ही उसने पूछा था, अनुका कौन थी? नोटों में छिपा एक नाम। उसे समझ नहीं आया था कि वह नोट बजने से नाम कैसे समझ पाया था, लेकिन यह उसके लिए अभी भी रहस्यमय था, और अंत में उसने बस गिटार को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अगले ही पल यह जेरास के हाथों से दूर हो गया और उसके स्थानिक वलय में संग्रहित हो गया। उसके बगल में एक विस्फोट हुआ, जिससे वह 3 कदम पीछे चला गया, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था और बस एक तरफ चला गया। परीक्षण पास करने पर बधाई।
जेरास के कानों के पीछे से एक प्यारी सी स्त्री की आवाज़ गूंजी, जो किसी और की नहीं बल्कि सांचे की थी। जब वह एक तरफ मुड़ा और रहस्यमयी ढंग से एक बार फिर उसके बगल में बैठी हुई आकृति को पाया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर अपना ध्यान वापस उस लड़ाई पर केंद्रित किया जो चल रही थी। लेकिन जल्द ही किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा, जहां एक आकृति बैठी हुई दिखाई दे रही थी और एक मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी, जो एक अजनबी के लिए बहुत परिचित और चंचल लग रही थी। वह इस बार यहाँ क्यों है? जेरास ने अनजाने में सांचे से पूछा, जिसने अपनी नजरें उस दूरी पर घुमाई जहां जेरास देख रहा था। कौन? उसने पूछा, और जेरास वापस उस जगह पर मुड़ा जहां परी बैठी थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह हवा में गायब हो गई है, तो उसने भौहें उठाईं। आह, कोई बात नहीं, जेरास ने शांत मुस्कान के साथ उसे दूर करते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी आंतरिक भावनाएं शांत नहीं थीं। वह परी मुझे ठंडक पहुंचाने लगी है, उसने चुपचाप अपने आप से सोचा। तो तुम किस दुनिया से हो? फ्रुगल प्लेन्स, कोरोना वर्ल्ड, योक्सी कॉन्टिनेंट? सांचे ने उससे बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, और जेरास, जो उसे जवाब देने वाला था, ने आखिरी सेकंड में अपना जवाब बदल दिया। मैं एक ऐसी दुनिया से आता हूं जो कुछ समय के लिए काफी हाई प्रोफाइल हुआ करती थी, लेकिन फिर एक ऐसा देव युद्ध हुआ जिसने मेरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो? जेरास ने एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ उससे पूछा। हम एक ऐसी दुनिया जो युद्ध से त्रस्त है। हर समय युद्ध से हजारों दुनियाएं नष्ट हो जाती हैं। इसका सही अनुमान लगाना वाकई मुश्किल है, सांचे ने भौहें सिकुड़ते हुए जवाब दिया, और सच में उसकी यादों में हजारों दुनियाएं नष्ट हो गईं। वह कौन सी है जो सबसे तेज धमाके के साथ खत्म हुई? वह जिसका युद्ध सभी जानते हैं और जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, जेरास ने जवाब दिया, जबकि सांचे का सिर घूम रहा था और वह जवाब दे रही थी। ऐसे 3 युद्ध हैं जो पूरे क्षेत्र में फैल गए, दुनिया को नष्ट कर दिया। पहला है गोरा की दुनिया। गोरा के लोग 6 भुजाओं वाले शैतानी तानाशाह हैं जो इतने घमंडी थे कि उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर असेंबली की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और हालांकि गोरा का अंत में सफाया हो गया और उनकी दुनिया नष्ट हो गई, फिर भी यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर असेंबली के ज्यादातर सदस्य मारे गए, सांचे ने समझाया, और जेरास तुरंत बता सकता था कि इसका उसके मूल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वह थोड़ा आशान्वित था। अध्याय 724, कभी भी पूर्ण पैमाने पर नहीं। दूसरा युद्ध टाइटन्स का युद्ध है। ये सबसे अच्छे देवताओं का युद्ध था, जेड ड्रैगन और क्रैकन के बीच का युद्ध। ये काफी विनाशकारी युद्ध था जिसने आसपास की कुछ दुनियाओं को नष्ट कर दिया। आखिरकार क्रैकन को जेड ड्रैगन ने वश में कर लिया, जिससे जेड ड्रैगन सबसे अच्छे क्षेत्र के निस्संदेह राजा बन गए। सांचे ने अगले युद्ध के बारे में बताया, जिससे जेरास की आंखें सिकुड़ गईं। शायद मैं उसे वहां पा सकूं, उसने अपने आप से सोचा, उस ड्रैगन के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए जिसने वोनेक को उसकी मृत्यु से पहले अपने कब्जे में ले लिया था। उसने उसे वोनेक से कुछ आखिरी शब्द कहने का मौका दिया था, और जेरास उसे माफ नहीं कर सकता था। उसने अनुमान लगाया कि ऐसी शक्तिशाली जगह केवल उसी जगह हो सकती है। तो शायद जब उसके पास काफी खाली समय हो तो वह उससे कुछ बात कर सकता था। कम से कम उसे यह याद तो आया। आखिरी युद्ध निषिद्ध युद्ध है, इसके बारे में कोई नहीं जानता और न ही जानना चाहिए, उसने कहा, और जेरास की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा क्यों है कि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जान सकता? क्या ये बाकी युद्धों की तरह नहीं है? जेरास ने पूछा। ऐसा नहीं है, इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, सांचे ने उसकी अज्ञानता पर हंसते हुए कहा। तुम्हें युद्ध के बारे में कुछ पता है? क्या ब्रह्मांड से आने वाले सभी लोग इसके बारे में जानते हैं? उसने भौहें सिकुड़ते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। सांचे को यह स्पष्ट लग रहा था कि जेरास अपनी अज्ञानता के कारण निश्चित रूप से ब्रह्मांड से नहीं था। तो अगर वह ब्रह्मांड से नहीं था तो वह कहां से आया था? शायद वह निचले ब्रह्मांड से था। जेरास ने महसूस किया कि उसका खून तेजी से बह रहा था और उसकी हृदय गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह महसूस कर सकता था कि वह सच्चाई के और भी करीब था, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने खुद को रोक लिया और कुछ देर तक सांचे को घूरता रहा और फिर अपनी नजरें उससे हटा लीं। भूल जाओ, तो आप वास्तव में किस ब्रह्मांड से हैं? सांचे ने पूछा, अपना प्रश्न दोहराते हुए, जिससे सारी व्याख्या शुरू हुई। मैं आपको बताऊंगी अगर आप मुझे बताएं कि आप पिछले युद्ध के बारे में क्या जानते हैं, उसने जवाब दिया, और सांचे को लगा कि उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि उसे जो कुछ भी पता है उसे बताने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं था कि यह कोई बड़ा रहस्य था। निषिद्ध युद्ध एक पूरी दुनिया के खिलाफ एक पूरी दुनिया का युद्ध था, सांचे ने कहा, और तुरंत जेरास के कान खड़े हो गए। इस समय ब्रह्मांड को विश्व व्यवस्था सभा ने बंद कर दिया है और ब्रह्मांड के सभी निशान गायब हो गए हैं। हमारा अनुमान है कि यह विश्व व्यवस्था सभा का काम है। केवल उनके पास इतनी शक्ति है कि वे इतने शक्तिशाली योद्धाओं के साथ एक ऐसी दुनिया बना सके जो हजारों दुनियाओं वाले पूरे ब्रह्मांड से लड़ सके, बंद हो जाएं और साथ ही ब्रह्मांड को बिना किसी निशान के गायब कर दें।
विश्व व्यवस्था सभा है न? ज़ेरास ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें एक विशेष प्रकाश से चमक रही थीं। उसे कभी नहीं पता था कि एक ऐसी शक्ति है जिससे दुनियाएं भी डरती हैं। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर असेंबली पृथ्वी पर EIA की तरह थी। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? जैसा कि तुमने कहा था, सांचे ने एक बड़बड़ाते हुए अनुचित भाव के साथ कहा, और ज़ेरास ने बस इतना कहा, मैं भगवान के बच्चों के क्षेत्र से आया हूँ। उसने बिना ज्यादा परवाह किए कहा, लेकिन वह देख सकता था कि कैसे सांचे की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई थीं। यह असंभव है। आपके छोटे क्षेत्र में कोई अतिरिक्त पोर्टल नहीं हो सकता। हर चीज पर दुनियाओं का वर्चस्व है। तुमने अंदर जाने का रास्ता कैसे ढूंढा? सांचे ने पूछा, और ज़ेरास ने उसे मुस्कराते हुए देखा, जैसे कि उसे गंभीरता से उम्मीद थी कि वह इसका जवाब देगा। तुम अंदर तभी आ सकते थे जब तुम किसी दूसरी जाति का रास्ता अपनाते। अगर ऐसा है तो तुमने एक क्षेत्रीय युद्ध को तोड़ दिया होगा और पकड़े जाने पर तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी, उसने गंभीर भाव से कहा, और ज़ेरास ने भौहें ऊपर उठाईं। बेशक उसे पता नहीं था कि किसी तरह की सजा थी, और उसने यह नहीं सोचा था कि कब्रिस्तान के रास्ते उसका प्रवेश किसी और की जाति का प्रवेश द्वार था। उसने बस अपने दूसरे के आदेश का पालन किया था, लेकिन फिर भी वह उत्सुक था। और वे लोग कौन हैं जो अपराध करने के लिए मुझे दंडित करेंगे? ज़ेरास ने पूछा, और सांचे ने उत्तर दिया, मिनी वर्ल्ड ऑर्डर असेंबली। वे दायरे में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर मामला बढ़ता है तो ट्रू वर्ल्ड ऑर्डर असेंबली दिखाई देगी, और वे केवल खत्म करने के लिए दिखाई देंगे। ऐसे मामले में आप जानते हैं कि क्या होगा? वे मुझे मारने की कोशिश करेंगे, उसने पूछा, और सांचे ने सिर हिलाया। हाँ शायद, ज़ेरास ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। आपको लगता है कि वर्ल्ड असेंबली कितनी शक्तिशाली है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। उनके आदेशों के खिलाफ जाने पर कम से कम कई साल की कैद होगी, और अधिकतम मृत्यु आपको और आपकी जाति को होगी। वे अपनी सेनाओं के साथ दुनिया को नष्ट करने में सक्षम हैं, और आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। या तो आप मूर्खतापूर्ण अहंकारी हैं, या आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बेहद आश्वस्त हैं। सांचे ने अनुमान लगाया कि वह और अधिक पाना चाहती है, लेकिन ज़ेरास के संक्षिप्त उत्तर से वह निराश हो गई। कौन जानता है? ज़ेरास ने जल्दी से देखा कि फेरिया एक बार फिर हवा में दिखाई दिया, और लगभग सभी पुरस्कार दूसरों ने ले लिए। ऐसा लग रहा था कि उनका 1 घंटे का पुरस्कार समय बीत चुका था, लेकिन ज़ेरास की आंखें कुछ गड़बड़ देखकर सिकुड़ गईं। क्या यह मेरी गलती है, या ऐसा लगता है कि हमारी संख्या आधी हो गई है? ज़ेरास ने पूछा, और सांचे ने सिर हिलाया। हाँ, पहले से ही आधे से भी कम। मुझे लगता है कि कई लोग दूसरे परीक्षण में भी असफल रहे और कुछ पुरस्कार लेकर भाग गए। अगर दूसरे परीक्षण में लोगों की संख्या पहले से ही आधी हो गई है, तो 9वें टॉवर तक कितने लोग बचेंगे? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। 9वें टॉवर तक बचेंगे? इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा टॉवर 4था है। सभी प्रतिभागियों में से कोई भी पहले कभी 5वें टॉवर तक नहीं पहुंचा है। सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं तक पहुंचना भी असंभव है, 9वें की तो बात ही छोड़िए। सांचे ने ज़ेरास को देखकर कहा, लेकिन इससे ज़ेरास की आंखें और भी सिकुड़ गईं। मुझे बस उम्मीद है कि बाली बहुत दूर नहीं रखी गई होगी, या मेरे पास टॉवर पर चढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अध्याय 725, तीसरा परीक्षण। अब जब आप सभी परीक्षणों के आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं, तो तीसरे टॉवर परीक्षण का समय आ गया है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, फेरियो ने कहा, अपने छोटे स्टार स्टाफ को बाहर निकालते हुए और हवा में एक रूनिक गेट बनाते हुए। तुरंत एक बार फिर से एक भंवर खुल गया, और ज़ेरास सहित सभी शेष अन्य दुनिया के लोग एक एक करके उसमें समा गए। पूरी दुनिया कुछ देर के लिए एक साधारण ठहराव पर आ गई, इससे पहले कि ज़ेरास ने एक बार फिर से अपने पैरों को ज़मीन पर महसूस किया, और उसने अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया, और वहां उसे एक गिलोटिन मिला जो इतना बड़ा था कि उसके किनारे ज़ेरास की नज़र से परे थे। यह एक बहुत बड़ा गिलोटिन था जो उसकी गर्दन पर लटका हुआ था, और उसके शरीर पर हजारों रून थे जो धुंधले होने के बावजूद ज़ेरास के रोंगटे खड़े कर रहे थे। वह केवल ये सोच सकता था कि गिलोटिन के उस पर गिरने के बाद ये कितना विनाश कर सकता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं लग रहा था कि यह इतनी जल्दी फिसल जाएगा। अपनी नज़र को उससे हटाकर अपने आसपास के क्षेत्र में पाया, और अब ज़ेरास को उसकी नज़र महसूस हो रही थी जो उसके शरीर पर टिकी हुई थी। हजारों सींग वाले, लाल चमड़ी वाले लोगों की नज़रें, जिनकी दिलचस्पी भरी आंखें उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थीं। वे चारों ओर एक बड़े घेरे में बैठे थे, और यह ज़ेरास को उस समय की याद दिलाता था जब उसने कोलिजियम में ओसरा के साथ लड़ाई की थी। और वास्तव में वह जिस जगह पर था वह एक कोलिजियम था। आखिरकार 100 साल के इंतजार के बाद देवताओं ने एक बार फिर हमारे पास अपना दूत भेजा है, ताकि हमारी ताकत का परीक्षण कर सकें। पूरे कोलिजियम में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी जब ज़ेरास ने अपनी पीठ की ओर मुड़कर देखा और एक विशाल सिंहासन पाया, जिस पर एक आकृति बैठी थी, जिसके साथ एक दर्जन नग्न सींग वाली महिलाएं थीं, जो सांपों की तरह उसके चारों ओर घूम रही थीं।
उसके सिर पर एक मुकुट था जो राजा के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता था और उसका लाल सींग मौजूद सभी लोगों में सबसे लंबा था। उसने ज़ेरास को जो आभा दी थी वह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और वह अच्छी तरह से जानता था कि एलियन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कम करके आंका जा सके। हमारी प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर 100 साल में देवता हमारे शक्तिशाली योद्धा की शक्ति का परीक्षण करने के लिए हमें एक व्यक्ति भेजेंगे। ऐसा कहा जाता था कि वह एक सच्चा योद्धा होगा जो हमारी आंखें खोल देगा। लेकिन 600 वर्षों से और अब तक ठीक 6 बार भगवान के सभी दूत हमारी हथेलियों से टूटे हुए कमज़ोर लोग रहे हैं, और यह सबसे बड़ा कमज़ोर व्यक्ति प्रतीत होता है। हा हा हा। ज़ेरस का मजाक उड़ाते हुए एक बार फिर कोलिजियम में जोरदार हंसी गूंजी, लेकिन उसका भाव हमेशा की तरह भावशून्य था। एक बार फिर हर साल की तरह चुनौती देने वाले को हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धा से लड़ना है और हमारे सामने देवताओं के वचन को साबित करना है। सभी हमारे वोडू कबीले के सबसे शक्तिशाली योद्धा, हजारों युद्धों और लड़ाइयों के बेजोड़ गुरु, हमारे शक्तिशाली वोडू कबीले के शैतानी युद्ध जनरल अबाडन के लिए उठ खड़े हों। राजा ने घोषणा की। एलियंस की दहाड़ के बहरेपन के स्तर पर पहुंचने पर अपने पैरों पर खड़े होने का विकल्प चुना और ज़ेरास की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपने सामने गेट की ओर मुड़ा और उसे धीरे धीरे खुलता हुआ देखा। कदम कदम, अंधेरे से बाहर निकलने वाला हर एक कदम पूरी जमीन और कोलिजियम को इतनी जोर से हिला रहा था कि ज़ेरास का चेहरा भी बेतहाशा बदल गया। उसने अभी तक अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं देखा था, फिर भी उसके कदमों की आवाज़ उसके नीचे की जमीन को हिला रही थी, और फिर एक बहुत बड़ी जानलेवा आभा अंधेरे स्थान से बाहर निकली जो अविश्वसनीय दबाव के साथ ज़ेरास के चेहरे पर आ गिरी। और अंत में उसका प्रतिद्वंद्वी बाहर निकल गया और जयकार कर रही भीड़ चुप हो गई। ज़ेरास के होठों से एक दिलचस्प गुनगुनाहट निकली जब उसने एलियन को देखा। यह एक मर्दाना आकृति थी जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी, जो ज़ेरास से एक अतिरिक्त मीटर लंबी थी। वह शुद्ध पहाड़ी मांसपेशियों का अवतार था क्योंकि उसकी भुजाओं में ज़ेरास की गोद की तुलना में 2 गुनी से भी ज्यादा मांसपेशियां थीं और वे बेलगाम ताकत से लहरा रही थीं। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसके शरीर पर एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार के निशान न हो, जो उसके भयानक शरीर को उजागर कर रहा था जो किसी के भी दिल को दहला देगा। ये केवल एक चमत्कार ही हो सकता है कि इतने सारे घावों के साथ कोई इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं था, उसके सामने की आकृति युद्ध का सच्चा गुरु था। दहाड़, एक विनाशकारी दहाड़ जिसने उसके मुंह से शॉकवेव पैदा की जब उसने बहुत तेज दहाड़ लगाई, जिसके परिणामस्वरूप कोलिजियम में मौजूद हर कोई अपने कान धंध कर आवेग में जमीन पर झुक गया। शॉकवेव ने ज़ेरास को सिर पर मारा। इसकी शक्ति इतनी थी कि उसके शरीर से उसके कपड़े उतर गए और ज़ेरास के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसका हाथ धीरे धीरे बगल की ओर बढ़ा और फिर कटाना को उसके म्यान से निकाले जाने की आवाज़ ब्लेड की तरह ही तेज थी और ज़ेरास ने अपने म्यान को अपने स्टोरेज रिंग में रखा और फिर ब्लेड को अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर आगे की ओर मोड़ दिया। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करूंगा, ज़ेरास ने गंभीरता से आवाज़ लगाई और एक मुद्रा में आ गया। उसका शरीर आगे की ओर झुका हुआ था और उसका कटाना उसके पीछे रखा हुआ था। उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे और वह जमीन से उतरने के लिए तैयार था। बिना बताए ज़ेरास पहले से ही जानता था कि इस परीक्षण में क्या शामिल है। उसे बस चुनौती पूरी करनी थी, या एलियंस के शब्दों में तथाकथित भविष्यवाणी को पूरा करना था, और वह सफलतापूर्वक अगले टॉवर फ्लोर पर जा सकता था। युद्ध शुरू हो गया। राजा ने जोर से घोषणा की और ढोल की आवाज गूंज उठी। कदम, धमाका। शब्दों के उच्चारण के तुरंत बाद युद्ध के मंच पर एक शक्तिशाली भूकंप आया, क्योंकि पहाड़ी आकृति हवा में उछल गई करीब 30 मीटर तक, और अगले ही पल जिस जमीन पर ज़ेरास खड़ा था वह एक अंतहीन खाई में बिखर गई क्योंकि 2 विशाल भुजाएं जमीन पर गिर गईं, जिससे वहां पूरी तरह से बर्बादी और विनाश हो गया। अध्याय 726, पिटाई की भीख मांगना। ज़ेरास के चेहरे पर हवा के थपेड़े लगे जब वह उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। उसने ऊपर देखा और देखा कि 2 विशालकाय भुजाएं ऊपर से सीधे उसकी ओर बढ़ रही हैं। तुरंत उसने अपना रुख बदला, अपने बाएं पैर को जमीन पर पटक दिया और तेजी से भाग गया। कुछ ही सेकंड बाद वह पूरी जमीन जहां वह खड़ा था धराशायी हो गई, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। दहाड़। ज़ेरास के बगल में दिखाई देने पर एलियंस ने सौहार्दपूर्ण तरीके से दहाड़ लगाई। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। धीरे धीरे लाल एलियन ऊपर उठा और ठंडे भाव से ज़ेरास की ओर अपना सिर घुमाया। तुम पीछे हटो, तुम काय हो, उसने जोर से कहा, जिसके कारण भीड़ में से एक और जोरदार जयकारे की आवाज़ आई। यह उनके लिए दिन की तरह स्पष्ट था कि पहले आदान प्रदान के कारण उनके प्रतिद्वंद्वी की हार हुई, क्योंकि वह हमले का सामना करने के बजाय पीछे हट गया। इससे पता चलता है कि वह काय था और जल्द ही हार जाएगा। उसकी शारीरिक शक्ति मेरे वर्तमान शरीर की क्षमता से परे है, ज़ेरास ने गंभीर भाव से सोचा। उसकी बाईं आंख जमीन पर तबाही को देख रही थी।
जेरास अच्छी तरह जानता था कि वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर के साथ जमीन पर ऐसा गड्ढा नहीं छोड़ सकता था जहां उसे अपने सूक्ष्म मन से वंचित किया गया था, जब तक कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत से न जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसके सामने मौजूद विशालकाय ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया भी हो। यह उसके लिए एक सामान्य चाल की तरह था, और इससे जेरास को एहसास हुआ कि वह वर्तमान में अपने सबसे अच्छे क्षेत्रों में से एक में पराजित हो गया है। कदम कदम। जब विशालकाय एक बार फिर उसकी ओर मुड़ा तो कदमों की आवाज़ सुनाई दी, उड़ान भरने की तैयारी करते हुए, लेकिन आखिरी सेकंड में रुक गया जब उसने जेरास की म्यान को अपने हाथों में देखा। फिर तलवारों के म्यान में घुसने पर एक संतोष भरी खनक हुई और अगले ही पल वह जेरास के हाथों से गायब हो गई। हाँ, भ्रम की आवाज़ इस बार कोलोसियम में चुपचाप गूंज रही थी जब उन्होंने जेरास को अपना हथियार रखते हुए देखा। यह उनके लिए एक मूर्खतापूर्ण कदम था, क्योंकि एक हथियार मास्टर अपनी शक्ति के बिना अपनी पूरी ताकत का केवल 50% ही इस्तेमाल कर सकता है। ये तथ्य कि जेरास ने शुरू में ही अपना हथियार निकाल लिया था, ये दर्शाता है कि वह निर्भर था और अब वह उसे रख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने विनाश पर हस्ताक्षर कर रहा था। हैरान या नाराज मत हो, मैं अपना हथियार रख रहा हूँ, जेरास ने एलियन से जोर से कहा, जिसका चेहरा तेजी से गुस्से में बदल रहा था। स्वाभाविक रूप से युद्ध जनरल एबेडॉन को लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसका अपमान कर रहा है। शायद उसके सामने खड़ी छोटी सी चीज उसकी शक्ति को देखने के बाद सोचती है कि वह उसकी तलवार के लायक नहीं है। लेकिन वह, जो स्वर्ग को नष्ट करने वाला क्रोध प्रकट करने वाला था, अचानक शांत हो गया जब उसका प्रतिद्वंद्वी बोला। धीरे धीरे जेरास ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उन्हें एक दूसरे में रखा और अपने शरीर की हर हड्डी को मोड़ दिया। तुम मुझे युद्ध के अनुभवी लगते हो, जो अपनी शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ है। मेरे पास भी अच्छी शारीरिक शक्ति है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे विस्फोटक शरीर की तरह बहुत सारे निशान या शक्ति नहीं है, और कभी कभी मुझे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में भी संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, मैं एक शौकिया हूं और तुम स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ हो। मुझे क्रूर शक्ति पर एक सबक की आवश्यकता है और मेरी तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए मैं इसे दूर रख रहा हूं। यह मौत की लड़ाई है। तुम जो मान रहे हो वह मरने से पहले एक अच्छी पिटाई है। युद्ध जनरल एबेडॉन ने जेरास को एक दिलचस्प भाव से देखते हुए अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, अगर पिटाई ही मेरी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है तो ऐसा ही हो। मैंने पहले भी काफ़ी अच्छी पिटाई झेली है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं पिटाई झेलने में निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ हूं। जेरास ने जवाब दिया, अंततः अपनी भुजाएं अलग की और इस लड़ाई के लिए, या कहें कि इस पिटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। फिर मैं, युद्ध जनरल अबादोन, तुम्हारी पिटाई की इच्छा पूरी करूंगा। तुम सीखना चाहते हो कि मेरी तरह शारीरिक शक्ति कैसे प्राप्त की जाए? फिर जवाब सरल है, तुम्हें बस इतना करना है कि, युद्ध जनरल अबादोन ने कहा, और उसने अभी अपना कथन पूरा भी नहीं किया था कि जमीन एक बार फिर से थरथराने लगी और वह जेरास के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। लगभग ऐसा लगा जैसे वह टेलीपोर्ट हो गया हो। हमले से कभी न डरो, उसने अपना कथन पूरा किया और एक बार फिर उसने जेरास पर अपनी दोनों भुजाएं पटक दी। जेरास के नीचे की जमीन निकट आती शक्ति से ढह गई। हमले से कभी न डरो, है न? जेरास ने सोचा, और भागने के बजाय उसने अपने शरीर को अपने भीतर ले लिया, अपने हाथों की सभी मांसपेशियों को मोड़ा और उन्हें अपने सिर के ऊपर उठाया, अपना सिर नीचे रखा। हाँ, ऐसे ही, अबादोन ने दहाड़ लगाए और तुरंत उसके दोनों हाथ जेरास के नीचे से टकराए। ये धातु के आपस में टकराने की आवाज़ की तरह था, जैसे कि टक्कर के स्रोत से एक बहरा विस्फोट बाहर की ओर हो रहा हो। धीरे धीरे धूल जम गई और आदान प्रदान का परिणाम सामने आया। अभी युद्ध जनरल एबेडॉन की बड़ी भुजाओं के नीचे की जमीन 2 मीटर तक धंस गई थी। फिर भी युद्ध जनरल एबेडॉन के हाथ 2 खूनी भुजाओं द्वारा स्थिति में रखे हुए प्रतीत हो रहे थे, जो उनकी 2 शक्तिशाली मुट्ठियों के दबाव का विरोध कर रहे थे। ऐसे जेरिस की आवाज़ छेद से गूंजी जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, अपने हाथों के बीच से युद्ध जनरल एबेडॉन को देखा, जिसकी आंखों में हल्का सा झटका था। हालांकि इस समय जेरिस की भुजा की मांसपेशियां खून से लथपथ थीं और उसके माथे से खून की एक लकीर बह रही थी, जिससे उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल लाल हो गए थे और उसकी बाईं आंख भी अंधी हो गई थी, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। जेरिस ने अपने शारीरिक हमले का सामना किया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। चच, युद्ध जनरल एबेडॉन ने क्लिक किया क्योंकि उसने अपनी पूरी बाँह से उसे दबाने की कोशिश की, उसे और भी गहराई में डुबाना चाहता था, जब अचानक उसने महसूस किया कि उसकी बाहों का प्रतिरोध करने वाला दबाव गायब हो गया, जिससे उसकी भुजाएं नंगे जमीन पर जा टकराईं। अगले ही पल उसके सिर के बगल में हवा चली और खून से लथपथ जेरास उसके सिर के पास दिखाई दिया। मैं भी एक लड़ाकू हूं। और अगले ही पल वह घूम गया और अपने सिर की ओर बाहर की ओर लात मारी। अध्याय 727 कठिन युद्ध। पूरी यूनिट में एक शॉकवेव फैल गई जब जेरास के पैर वार जनरल एबेडॉन के चेहरे पर बुरी तरह से टकराए, जिससे उसका सिर एक तरफ झुक गया।
एबेडॉन अपने शरीर को रोकने से पहले 2 बार जमीन पर लुढ़का। सदमे से वार जनरल एबेडॉन ने जेरास को देखने के लिए मुड़कर देखा, जो धीरे से जमीन पर गिरा। किक से शॉकवेव के कारण उसे भी वापस भेज दिया गया था। एक भी कट नहीं, तुम सच में एक बर्बर हो, जेरास ने जोर से सोचा जब उसने वार जनरल एबेडॉन के गाल को देखा, जिस पर एक भी सफ़ेद निशान नहीं था। उसकी पूरी ताकत से की गई किक ने उस पर एक भी कट नहीं बनाया था। तो मैं एक योद्धा की तरह तुमसे लड़ूंगा, एबेडॉन ने तुरंत हवा में गायब होने से पहले घोषणा की। बिजली की हल्की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये बिजली नहीं थी, ये वार जनरल एबेडॉन की मुट्ठी थी जो अपनी हथेली में दबा रहा था। फिर उसने जेरास के चेहरे पर मुक्का मारा। मुक्का मारने से पहले पूरी जमीन धंस गई, भीतर छिपी शक्ति से टूटकर बिखर गई। बिना पीछे हटे जेरास का हाथ भी मुट्ठी में बंद हो गया। उसका दाहिना हाथ अपने आकार से दुगुना हो गया, शुद्ध नसों से छटपटा रहा था, और उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। इसके बाद एक और दौर की सामग्री आपस में टकराई, जिससे एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसे सुनकर कान बहरे हो गए, क्योंकि दोनों लड़ाके तेजी से पीछे की ओर उड़े। अगले ही पल उनके नीचे की जमीन धंस गई, क्योंकि वे दिमाग घुमाने वाली गति से आगे बढ़े और एक बार फिर टकरा गए। मुंह खोले हुए गोमोरन ने शुद्ध शारीरिक क्रूरता और कच्ची शक्ति का एक पूर्ण आदान प्रदान देखा। क्षेत्र के चारों ओर मुट्ठी मृग तृष्णाएं दिखाई दी। हर टक्कर से उनकी शक्ति से अंतरिक्ष में लहरें उठती थीं और कुछ गोमोरन को धातु के आपस में टकराने की आवाज से अपने कान ढकने पड़ते थे। हाँ, और मुझे और दो, युद्ध जनरल अबादोन अपने शरीर में दौड़ती उत्तेजना की लहर से दहाड़ उठे, जिससे उनके शरीर में एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ गया, जिससे उनकी शक्ति अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई और उनके मुक्के मारने की गति दिमाग सुन्न करने वाले स्तर पर पहुंच गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए अपने होठों पर अब तक की सबसे बड़ी मुस्कान बिखेरी, जिसके चेहरे पर एक घातक गंभीर भाव था। आमतौर पर जेरास इस स्तर की लड़ाई के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्साहित होता, लेकिन अभी उसका भाव घातक था, क्योंकि वह संघर्ष कर रहा था। हाँ, संघर्ष किया। हर मुक्का उसके भीतर शक्ति का एक ऐसा झोंका भेजता था जिसका उद्देश्य उसके सिस्टम को कमजोर करना था, और हर मुक्के के साथ उसके होठों से खून तेजी से बहता था। लगातार हथौड़े मारने से उसके हाथ की हड्डियां कांप रही थीं और वह अपनी मुट्ठी में जितनी शक्ति डाल रहा था, वह उसकी मुट्ठी की त्वचा को चीर रही थी। जल्द ही जेरास पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया, उसके शरीर और होठों दोनों से। तुम बच नहीं पाओगे, कमजोर, दहाड़ जेरास के कानों में गूंज उठी। उसके कान के पर्दे में लगातार गूंजती रही और उसके पूरे घायल शरीर में गूंजती रही। बेवकूफ, उसने मन ही मन सोचा कि एक मुट्ठी फिर से जेरास की ओर मुड़ी। उसने भी उसकी ओर मुक्का मारा, लेकिन आखिरी सेकंड में उसका हाथ दिशा बदल गया, मुट्ठी से फिसल गया। तुरंत जेरास ने आगे की ओर मुक्का मारा, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी मुट्ठी को युद्ध जनरल अबादोन के जबड़े की ओर बढ़ाया। हवा कांप उठी, लेकिन अपेक्षित कनेक्शन कभी नहीं हुआ, क्योंकि जेरास ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, ये देखते हुए कि कैसे अबादोन ने उस पल के लिए अपना सिर सिर्फ 2 इंच अंदर खींच लिया था। सफलतापूर्वक जेरास की मुट्ठी को जुड़ने से बचा लिया। सस्ती चाल, युद्ध जनरल एबेडॉन ने कहा, और दिमाग सुन्न करने वाली गति से वह एक ही स्थान पर 2 बार घूमा। उसके पैर एक चाबुक की तरह भयानक गति से जेरास पर टूट पड़े। जो आवाज़ गूंजी वह एक बार फिर हड्डी से हड्डी टकराने की थी, क्योंकि जेरास ने भी अपना पैर बाहर निकाला, एक समान आदान प्रदान की चाह में। तुरंत उनके पैर आपस में जुड़ गए, वह जमीन से उठा और घूम गया और कोलिजियम की दीवारों से टकरा गया। जब एबेडॉन की बड़ी मुट्ठी उस जगह पर टकराई जहां जेरास आधे सेकंड बाद गिरा, तो पूरी दीवार का आधा हिस्सा धूल में मिल गया, लेकिन जेरास के पीछे दिखाई देने पर उसने कुछ भी नहीं मारा। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करने से पहले एबेडॉन की उभरी हुई पसलियों की ओर मारा। और भी ज्यादा दिमाग सुन्न करने वाली गति से एबेडॉन ने मुड़कर अपनी दूसरी मुट्ठी जेरास की मुट्ठी पर पटक दी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। अगले ही पल वह पहले से ही फिसल रहे जेरास के सामने था। उसकी हथेलियां फैली हुई थीं और उसने जेरास की ओर थप्पड़ मारा उसे। गोमोरन गॉड स्लैप, हथेली के थप्पड़ के रास्ते में स्थानिक अवरोध टूट गया, क्योंकि जेरस की आंखें चमक उठीं। एक बार फिर वह एक गेंद की तरह हो गया, अपनी बाहों को अपने चेहरे पर और अपने पैरों को अपने पेट में रख लिया। थप्पड़ की टक्कर कच्ची शक्ति से हुई और जेरस उड़ गया, दीवारों को तोड़ता हुआ और पूरी तरह से छेदता हुआ कोलिजियम के ठीक बाहर जा गिरा। जेरस के होठों से तुरंत खून बहने लगा, क्योंकि वह फर्श पर फैला हुआ था। शक्ति, ये पूरी तरह से अलग है। यह उसकी सामान्य शक्ति से तिगुनी है। जेरस अपने सिर में सदमे से भड़क गया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि ठोस कदम तेजी से आ रहे थे, तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। तुरंत उसने खुद को ऊपर उठाया, अपने शरीर को किनारे की ओर झुकाया, उस लात से बच गया जो उसके कंधे से केवल 1 इंच की दूरी पर थी। धमाका, कच्ची शक्ति से रास्ते में जमीन धंस गई और जेरस वापस कूद गया और कोलिजियम में वापस आ गया। बेरहम और निर्दयी, अबादन अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर तेजी से बढ़ा, लगातार अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर लात और घूंसे बरसाए। खून का एक तालाब युद्ध के मैदान के पूरे क्षेत्र को ढक गया।
तुम पिटाई चाहते हो, है न, और तुम्हें पिटाई मिल रही है। कमज़ोर, पिटने पर कैसा लगता है? अपनी मर्दानगी के सबसे शक्तिशाली पहलू में पराजित। युद्ध जनरल अबाडन ने दहाड़ लगाई जब उसने देखा कि जेरास बार बार अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर उठाकर उसकी सभी मुट्ठियों को रोक रहा था, लेकिन इससे उसका बचा हुआ शरीर पूरी तरह से खुला रह गया और उसने कोई दया नहीं दिखाई, जितना हो सके उतनी ताकत से खुले क्षेत्र पर हमला किया। गोमोरन की पूरी भीड़ उत्साह में जोर से दहाड़ रही थी, ये देखकर कि युद्ध उनके पक्ष में हो रहा है और उनके प्रतिद्वंद्वी को बिना जवाबी हमले का मौका दिए ही धूल चटा दी जा रही है। अध्याय 728 गलत अध्याय। अनलॉक न करें। तुरंत हेल की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने हॉल के दूर के छोर पर देखा, जहां एक आदमी लेटा हुआ था। लाल आंखों वाला एक आदमी उसे एक विनोदी मुस्कान के साथ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समय से वहां था और अभी अभी नहीं आया था, जिसका अर्थ है कि उसे वहां पाना हेल की बदकिस्मती थी। मैं शर्त लगा सकता हूं कि उसने अभी तक किसी को सचेत नहीं किया है, और उसकी मुस्कान से लगता है कि वह शायद किसी को सूचित करने के लिए बहुत घमंडी है। मुझे उसे जल्दी से मारना होगा। हेल ने उस आदमी के शरीर को देखते हुए विश्लेषण किया। वह पहले से ही उसके पैर के बगल में 2 राइफलें देख सकता था, जिससे हेल को पता चला कि वह एक गनस्लिंगर था। कैप्टन एलिया ने जो कहा उसके अनुसार उन लोगों की आंखों में रक्त संचार हुआ है, जिससे वे बंदूक नियंत्रण में बहुत कुशल हो गए हैं। NO12BJAN.C उनके शरीर भी अविश्वसनीय रूप से हल्के और फुर्तीले हैं। मुझे उसके करीब जाना है। ये सराहनीय है, आप जानते हैं। तथ्य यह है कि आपके साथी अभी भी प्रवेश द्वार पर हैं और आप पहले से ही यहाँ हैं। मुझे लगता है कि आपने बेस की दीवार में अक्षमता को देखा और खिड़की के माध्यम से यहाँ प्रवेश किया। ये सराहनीय है कि आप खिड़की को इतनी आसानी से देख सकते हैं, भले ही वह चीख से छिपी हुई थी। मुझे लगता है कि आप मूर्ख हैं क्योंकि आपको लगता है कि बेस अपनी विशेष कमजोरी के क्षेत्र में गार्ड नहीं रखेगा। आपने इस पर विचार नहीं किया क्या? घमंडी गार्ड कह रहा था, लेकिन जब हेल भयानक गति से आगे बढ़ा तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और जल्दी से उसके करीब आ गया। आपके पास धैर्य की कमी है, उसने स्पष्ट नाराजगी के साथ कहा क्योंकि वह दीवार से सीधा खड़ा हुआ और अपने एक हाथ से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिस तरह से उसने गोली चलाई उससे उसके अनुभव का स्तर भयावह हो गया क्योंकि सभी गोलियां हेल की ओर तेजी से बढ़ रही थीं, उसके सभी कमजोर बिंदुओं पर हमला कर रही थीं। लेकिन अविश्वसनीय चपलता और अधिकतम गति से सक्रिय डैश के साथ हेल गोलियों के बीच से तेजी से गुजरते हुए दूरी के करीब पहुंच गया। तुम वाकई बहुत तेज हो। गोलियों की इस मात्रा को दोगुना करने के बारे में क्या ख्याल है ना? जैक ने सोचा और उसका बायां हाथ तुरंत उसकी जेब की ओर बढ़ा। उसने अपनी दूसरी पिस्तौल निकाली और गोली चलाना शुरू कर दिया। जिस हॉलवे में वे थे वह बहुत संकरा था और चारों ओर गोलियों की बौछार के कारण हेल के लिए हर जगह से गुजरना काफी मुश्किल हो गया था। वह अभी भी उनसे बच सकता था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वह आगे नहीं बढ़ सकता था और केवल बच सकता था। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक कोने में फंस जाएगा और उस पर छोटी छोटी गोलियां चलाने वाले व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यह एक तीसरी श्रेणी के साइबरनेटिक विशेषज्ञ की शक्ति है ना? हेल ने उस आदमी की छाती को देखते हुए अपने मन में सोचा। उसकी छाती में 3 लाइट्स, 3 कोर को देखा। जब उसने उसे देखा तो उसने पाया कि उसके चेहरे पर अभी भी उसकी मजाकिया मुस्कान थी, जो हेल को दिखा रही थी कि शायद वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। वह तुम्हें रोक रहा है। हाँ, नीचे आक्रमण के साथ बेस शायद सुदृढ़ीकरण के लिए हर मंजिल पर अपनी सारी सेना भेजेगा। अगर वे यहाँ तुमसे मिलते हैं तो तुम काफी मुश्किल में पड़ जाओगे। यही उसकी योजना है, सिस्टम ने हेल से कहा, जिसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसने सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला किया। फॉलन एंजल फॉर्म को सक्रिय करें। हेल ने अपने दिमाग में आदेश दिया और अगले ही पल चकमा देने के बजाय हेल सभी गोलियों की ओर आगे बढ़ा। जब वे उसके शरीर में छेद करना चाहते थे तभी विशाल सफेद पंख खुल गए और हेल के चारों ओर लिपट गए, गोलियों को रोकते हुए। जैक को आश्चर्यचकित करते हुए हेल जल्दी से आगे बढ़ा। उसके पंखों पर हमले का सबसे बड़ा असर पड़ा। जैक पहले से ही दीवार पर था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसके पास शूटिंग जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हेल तेजी से उसके सामने आ गया और तुरंत उसके पंखों में एक जगह खुल गई क्योंकि एक तलवार तेजी से उड़ी, जैक के हाथ से टकराए और उसकी एक पिस्तौल गिर गई। तुरंत हेल ने अपने पंख वापस अपने शरीर पर खींच लिए और 3 गोलियां तेजी से आगे की ओर उड़ीं। बिल्कुल उसी समय हेल ने उनमें से एक को चकमा दिया, लेकिन अन्य 2 उसके कंधे और दाहिनी जांघ में धंस गईं। लेकिन अब वह जैक के सामने खड़ा था और उसने उसके हाथों पर लात मारी, जिससे दूसरी बंदूक दूर जा गिरी। राक्षसा पैर। हेल ने छलांग लगाई, दोनों पैरों से जैक की छाती पर प्रहार किया और उसे पीछे की दीवार से टकरा दिया। जैक आश्चर्यचकित होकर देखता रहा कि टेबल जल्दी से उसके खिलाफ हो गई और उसने महसूस किया कि 2 पहाड़ उसकी छाती पर फेंके गए थे क्योंकि वह दीवार से पीछे की ओर टकराया, उसमें गहरी धंस गई।
इससे पहले कि वह खून खांस पाता, उसका गला ठंडे पंजे से छीन लिया गया क्योंकि हेल ने उसकी गर्दन पकड़ ली, अपने प्रतिद्वंद्वी को बाहर निकाला और फिर बूम बूम बूम, उसने जैक को इतनी ताकत से फर्श पर बेरहमी से पटक दिया कि तीसरी बार प्रहार करने पर रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। कैप्टन एलिया द्वारा बताए गए अनुसार हेल को गनस्लिंगर्स की कमजोरी पता थी, और वह ये थी कि उनके शरीर सभी साइबरनेटिक वर्गों में सबसे कमजोर थे। उनका एकमात्र फायदा बेहतर गति और शूटिंग कौशल था, और एक बार जब हेल ने उन्हें सफलतापूर्वक नकार दिया तो जैक अनिवार्य रूप से एक बैठा हुआ बत्तख बन गया। अगले ही पल क्रूर हेल ने उसकी रीढ़ को कुचल दिया, लेकिन वह अभी तक नहीं मरा। वह अभी भी सांस ले रहा था, हालांकि हिलने में असमर्थ था क्योंकि न केवल उसकी रीढ़ टूट गई थी बल्कि उसकी गर्दन पर हेल का हाथ भी बार बार कस रहा था। बूम! चौथी बार जैक को साइडवॉल में पटक दिया गया, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया जहां उसका शरीर बिना हिले पड़ा था। उसके सिर और होठों से खून बह रहा था। धीरे धीरे हेल का हाथ एक पंजे में बदल गया और उसकी एक उंगली ने जैक के सिर को ऊपर उठाया, जिससे उसका खून से लथपथ चेहरा दिखाई दिया। लेकिन उसकी आंखें सदमे और आश्चर्य को प्रकट करते हुए अभी भी खुली थीं। उसकी गर्दन पकड़े जाने के बाद से ही उसकी हंसी मजाक वाली मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर काफी अफसोस भरा भाव था। अपनी पूरी ताकत से भड़कने के बजाय उसने सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक बच्चा है और वह एक बच्चे को गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त रूप से अलौकिक ज्ञान रखता है। लेकिन अब उसकी बंदूकें 5 मीटर दूर थीं, उसकी रीढ़ टूट चुकी थी और उसकी बाईं आंख भी खून से अंधी हो चुकी थी। वह अब अनिवार्य रूप से एक बैठा हुआ बत्तख था। अध्याय 729 युद्ध जनरल एबेडॉन को हराना। बैंग 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 एन ओ वेल बी जन डॉट सी ओम। ऐसा लग रहा था जैसे हथौड़ों से बार बार उसकी भुजाओं पर प्रहार किया जा रहा हो, जिससे जेरास दर्द से कराह रहा था क्योंकि उसके पैर नीचे जमीन में बड़े बड़े खांचे बना रहे थे। हर मुक्का विनाशकारी था, उसके शरीर में एक अजीब लेकिन शक्तिशाली लहर भेज रहा था और उसकी ताकत के प्रवाह को बाधित कर रहा था। बार बार उसे पीछे धकेला जा रहा था और वह युद्ध जनरल एबेडॉन की उपहासपूर्ण मुस्कान देख सकता था। वह एक मजबूत योद्धा है। उसकी शक्तियां सिर्फ तेजी से बाहर नहीं निकल रही हैं, बल्कि उसकी ताकत का नियंत्रण प्रभावशाली है। जिन क्षेत्रों में मैं आसानी से रोक सकता था वहां उसकी शक्ति कम थी, और जिन क्षेत्रों में मैं रोक नहीं सकता था वहां उसने ज्यादा शक्ति लगाई। वह मुक्का मारने की तरह ही तेजी से सोच रहा था, ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए शक्ति को कम और बढ़ा रहा था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जेरास ने मन ही मन प्रशंसा की जबकि वह पीछे की ओर मारा जा रहा था, ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां वह चकमा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे लगा कि यह काफी है। युद्ध जनरल एबेडॉन से एक और मुक्का निकला जो सीधे जेरास के हाथों से ढके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जेरास ने हमेशा की तरह इसे झेलने के बजाय उसका शरीर वास्तव में एक तरफ झुक गया। मुक्का उसके कंधे को छूकर निकल गया। धमाका! जेरास के दाहिने हाथ के पास की हवा एक बार फिर कांप उठी क्योंकि एक और मुक्का तेजी से उसके सिर की ओर बढ़ा, लेकिन पहले की तरह ही उसने एक कदम पीछे हटकर अपने शरीर को एक तरफ कर लिया, मुक्के से बचते हुए। 2 मुक्कों से बचते हुए युद्ध जनरल एबेडॉन का सिर उसकी ओर बढ़ा हुआ था। तुरंत जेरास ने अपना दाहिना घुटना आगे की ओर मारा और युद्ध जनरल एबेडॉन के जबड़े की ओर बढ़ा, लेकिन वह आखिरी सेकंड में अपना सिर ऊपर की ओर हिलाने में सक्षम था, जिससे वह वार से बच गया। धमाका! जेरस के पैरों के नीचे की जमीन फट गई क्योंकि उसने अपने अपरकट मोशन से उसे हवा में ऊपर उठाया और फिर वॉर जनरल एबेडॉन के ऊपर हवा के क्षेत्र में दिखाई देते हुए उसने अपनी कोहनी उठाई और उसे अपनी नाक पर पटक दिया। क्रैक! जेरस की कोहनी वॉर जनरल एबेडॉन की नाक से टकराने पर किसी चीज के टूटने की आवाज गूंजी, जिससे हवा में खून बहने लगा। एलियन की छाती पर लात मारते हुए जेरस पीछे की ओर कूद गया, जिससे उसने खुद को कुछ जगह दी। धमाका! वॉर जनरल एबेडॉन की हथेली के नीचे की जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई क्योंकि उसने अपना हाथ जमीन पर पटका। उसका बायां हाथ उसकी नाक तक पहुंचा और उसे वापस आकार में मोड़ दिया। या तो उसकी नाक कमजोर है या मेरी कोहनी का हमला शक्तिशाली है। जेरस ने एबेडॉन की नाक से बहते खून को देखते हुए खुद से सोचा। अपनी नाक की मरम्मत के बाद युद्ध जनरल एबेडॉन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जेरास को गहराई से घूरते हुए, जो लगभग अपने ही खून में रंगा हुआ था। फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों से चमकती हुई रोशनी देख सकता था। यह इस बात का संकेत था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अभी अपने अंतिम चरण में नहीं था। तुम्हारे पास बहुत बढ़िया सहनशक्ति है, जो एक महान योद्धा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे मुक्के बहुत कमजोर हैं और तुम्हारा शरीर हल्का है। ये नुकसानदेह है। तुम्हारी कोहनी और घुटने बहुत मजबूत लगते हैं और तुम उन्हें आसानी से चला भी सकते हो। यह एक फायदा है, युद्ध जनरल एबेडॉन ने कहा, और अगले ही पल उसके दोनों दाहिने हाथ उसके चेहरे पर चले गए, उन्हें मुट्ठी में बंद कर लिया, और फिर उसका एक पैर जमीन से ऊपर उठा, उसके दूसरे घुटने की ऊंचाई तक लटक गया। यह एक अजीब युद्ध मुद्रा थी जिसे जेरास ने पहले नहीं देखा था।
यह आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त कला शैली है, युद्ध जनरल एबेडॉन ने कहा, और अगले ही पल उसने धीरे से अपना उठा हुआ पैर नीचे रख दिया। तुरंत वह पहले से ही जेरास पर था, उसकी कोहनी उसके सिर के बीच की ओर नीचे की ओर टकरा रही थी। क्रैक! कोहनी के पास आने पर जेरास ने भी अपनी मुट्ठी उस पर मारी और एक विनाशकारी शॉकवेव बाहर की ओर उठी, क्योंकि जेरास का हाथ कोहनी के बल से हिंसक रूप से पीछे की ओर झटका लगा। धमाका! उसके सामने की हवा में विस्फोट हो गया, क्योंकि एक शक्तिशाली किक उसकी तरफ से टकराए। उसने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपने पैरों को भी बाहर की ओर पटक दिया, लेकिन जब पैर आपस में टकराए तो उसका चेहरा बदल गया। वार जनरल एबेडॉन ने वार से अपना पैर घुमाया, उसका पैर 360 डिग्री के एक चिकने चाप में घूम गया और जेरास की पीठ की ओर जोर से पटक दिया, जिससे वह लगातार कदम आगे बढ़ा रहा था। उसने आखिरी सेकंड में अपने पैरों से शक्ति हटा ली और अपनी शक्ति उधार लेकर तेजी से उसके चारों ओर घूम गया और दूसरा किक मारा। अपने शरीर को बारी बारी से पानी और स्टील की तरह रहने दें। अपनी सभी नसों को मोड़कर इसे स्टील की तरह कठोर बनाएं, एक विनाशकारी शक्ति बनाएं और आखिरी क्षण में अपनी सभी मांसपेशियों और ताकत को मुक्त करें। इस तरह आप और भी अधिक ऊर्जा बचाएंगे और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर देंगे। युद्ध जनरल एबेडॉन की आवाज़ जेरास तक पहुंची, जिसने जल्दी से अपना हाथ अपने सिर के किनारे रखा। जैसे ही एक किक उसके सिर पर लगी, उसे 2 बार घुमाने के लिए मजबूर किया, इससे पहले कि वह धीमा होकर रुक जाए। रिप! जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो हवा के फटने की आवाज़ ने उसे घेर लिया और पाया कि विशाल कोहनी उसकी ओर आ रही है। पहले की तरह जेरास ने कोहनी की ओर ऊपर की ओर मुक्का मारा, लेकिन उसी विनाशकारी ऊर्जा के बजाय जो हुआ वह एक छोटी सी लहर थी, क्योंकि जेरास ने अपनी बाह में भेजी गई शक्ति को नियंत्रित किया। खुद को एक घूर्णन स्थिति में रखते हुए उसने जल्दी से इतनी शक्ति उत्पन्न की कि वह खुद को गति के साथ घुमाने लगा। जैसे ही वह हवा में ऊपर चढ़ा, ठीक युद्ध जनरल एबेडॉन के ऊपर, जिसकी आंखें सदमे में चमक उठीं। आखिरी सेकंड में उसने देखा कि जेरास ने अपनी मुट्ठी में मौजूद सारी शक्ति हटा ली और अपनी शक्ति उधार लेकर आसमान में ऊपर की ओर घूम गया। ये बिल्कुल वही था जो उसने अभी किया और उसे बताया, और जेरास पहले से ही समझ गया था। बड़ी बड़ी आंखों से उसने जेरास को पंखे की तरह हवा में घूमते हुए देखा और अगले ही पल धमाका! युद्ध जनरल एबेडॉन की आंखों में उसने देखा कि अविश्वसनीय रूप से बड़ी नसों में लिपटा हुआ एक घुटना जो उसकी अपनी भुजाओं जितना बड़ा था, उसके माथे पर जोर से टकरा रहा था। इतनी शक्ति के साथ उसने हवा में एक दरार महसूस की, जिससे पूरी दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो गई। छींटे! जब जेरास ने अपने शरीर की सारी ताकत को अपने दाहिने घुटने पर वार जनरल एबेडॉन के चेहरे पर मारा तो खून हवा में लहर की तरह बहने लगा। तुरंत उस आदमी का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरा और वह अपनी पीठ पर गिर गया और जेरास पीछे की ओर कूद गया, धीरे से जमीन पर उतरा। अध्याय 730 एक दिलचस्प नाम, पूरी तरह से चौंका देने वाला। यही वह बात थी जो गोमोरन को वर्तमान में महसूस हो रही थी, जब उन्होंने अपने शक्तिशाली जनरल को फर्श पर गिरते हुए देखा, जिसमें टूटे हुए नल की तरह बहुत सारा लाल खून बह रहा था। उन्होंने जेरास को देखा, जो अपने पैरों पर खड़ा था, अपने खून में लथपथ था और एक जानवर की तरह हौंफ रहा था, फिर भी निश्चित रूप से जीवित और स्वस्थ था। अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए जेरास ने अपनी धड़कती छाती को शांत किया और अपनी मुट्ठी को भींच लिया। उसके सिर में नई समझ कौंध गई। स्टील और पानी जैसा शरीर, उसने सोचा। जेरास ने युद्ध जनरल अबादोन की सलाह मान ली थी। जब योद्धा ने अपनी कोहनी नीचे पटकी थी तो उसने अपने पैरों से भी जोर से पटका था, जिससे दृश्य पहले की तरह कांप उठा था। लेकिन आखिरी सेकंड में जेरास ने खुद को हवा में घूमने के लिए तैयार किया। उसने अपनी मुट्ठी में अचानक सारी ताकत छोड़कर युद्ध जनरल अबादोन से ऊर्जा पारित की। वह ऊर्जा उसे हवा में घुमाने के लिए पर्याप्त थी। घूमते समय जेरस ने अपने शरीर के भीतर हर एक शक्ति को बार बार इकट्ठा किया था, उसे अपने घुटनों में इतना डाला कि वे अविश्वसनीय मात्रा में अस्तित्व के साथ बढ़ गए। इस घूमते हुए शरीर की गति के साथ उसने वह सारी ऊर्जा सीधे युद्ध जनरल एबेडॉन के चेहरे पर पटक दी थी। युद्ध जनरल एबेडॉन ने जो शक्ति ली थी वह उसकी पूरी शारीरिक शक्ति थी। युद्ध जनरल एबेडॉन की विनाशकारी ऊर्जा जिसे उसने उस पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, और जेरस की घूर्णन गति, सब उसकी खोपड़ी में थी। यह एक चमत्कार था कि उसकी पूरी खोपड़ी 2 भागों में विभाजित नहीं हुई थी। अपनी आंखें खोलते हुए उसने सम्मान में युद्ध जनरल एबेडॉन को अपना सिर झुकाया। वह आदमी एक सच्चा योद्धा था जो अपनी कला को समझता था। दुर्भाग्य से उसने जेरस को कम करके आंका था, उसे कुछ महत्वपूर्ण बताया, लेकिन इस विश्वास के साथ कि जेरस इसे आसानी से नहीं समझ सकता। जेरस ने ऐसा किया था और उसके खिलाफ तकनीक का इस्तेमाल किया था जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद थी, जिसके परिणामस्वरूप वह खुद हार गया। फिर भी वह आदमी उसके सम्मान का हकदार था। वह अब से 1 घंटे में मर जाएगा। तुम तय करो कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। जेरास की आवाज़ दिन की तरह साफ सुनाई दी। अगले ही पल उसके सामने एक अंधेरा द्वार प्रकट हुआ, जिससे पता चला कि उसने चुनौती पूरी कर ली है।
बिना एक भी शब्द बोले वह उसमें प्रवेश कर गया और गोमोरन्स की दुनिया से गायब हो गया। लाल रंग के उन मजबूत एलियंस को अपने सदमे से उबरने में कुछ समय लगा, लेकिन अगले ही पल वे सभी तुरंत नीचे उतरे और अपने युद्ध जनरल की ओर दौड़े, उसे उठाया और उसकी देखभाल करने लगे। वह उनका सबसे अच्छा योद्धा था और ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे बिल्कुल भी खोना बर्दाश्त कर सकते थे। एक बार फिर अपनी आंखें खोलते हुए जेरास ने खुद को सुनहरे कमरे में पाया। जैसे ही उसने अपने शरीर को देखा उसने आह भरी, उसने खुद पर कोई चोट नहीं देखी। उसकी सभी शुरुआती चोटों का तुरंत एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा ध्यान रखा गया था जिसे वह समझ नहीं पाया था। उसने शायद इन परीक्षणों को भ्रम के अलावा कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन उसकी कमीज का न होना और उसके कपड़ों के कुछ फटे हुए हिस्से जहां युद्ध जनरल एबेडॉन के हमले हुए थे, ये पुष्टि करने के लिए पर्याप्त थे कि यह सब वास्तविक था। अगले ही पल जेरास ने नए कपड़े पहने और फिर पुरस्कारों को देखने लगा। जब उसने पुरस्कारों को देखा और कोई बाली या उससे संबंधित कुछ भी नहीं पाया, तो उसकी आंखों में निराशा की रोशनी चमक उठी, लेकिन जेरास की आंखों में कुछ और चमक आ गई। यह कोई और नहीं बल्कि एक छोटी हरी शीशी थी जिसमें एक अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही जेरास ने उस पर नजर डाली, उसे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। अगले ही पल उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक बड़ी किताब निकाली। यह अजीब ग्रिमोयर था जो उसे पहले दानव अलेटियन से मिला था। इसके पन्नों में इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए कुछ आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया था। उन आवश्यकताओं में से एक विक्षिप्त सेलेस्टियल शीशी थी और अभी जेरास समझ गया कि खजाना क्या था। उसके ठीक सामने शीशी के अलावा और कुछ नहीं था। अगले ही पल किताब उसके हाथों से गायब हो गई और जेरस तुरंत शीशी के सामने पहुंच गया। उसके हाथ शीशी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आखिरी सेकंड में शीशी अचानक फीकी पड़ गई। जेरस की संकुचित आंखें उसके पीछे मुड़ीं और उसे दुबले पतले दिखने वाले काले रंग के एलियंस का एक समूह मिला जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें काली थीं, अजीब बैंगनी रंग के बिंदु जो उनके काल चमड़ी वाले शरीर पर वायरस के निशान की तरह दिखते थे। वे बिल्कुल इंसानों की तरह थे अगर उनकी त्वचा और आंखों का रंग अजीब न होता। वे वहां थे, वे सभी कोने में खड़े थे और उनके मुंह में मुस्कुराहट थी और वे जेरस को एक चंचल मुस्कान के साथ देख रहे थे। NOWELL-BEAK-JAN.COM। उनमें से एक के हाथ में शीशी थी जो उनकी हथेलियों में धीरे धीरे तैर रही थी। इसे ढूंढ रहे हो, उन्होंने उसे चिल्लाकर कहा, जबकि जेरस ने अपनी आंखें संकुचित की और एलियंस की नजरों से एक बात समझी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें शीशी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वे उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे थे। शांति से वह उनकी ओर चला गया जब तक कि वह उस व्यक्ति के सामने नहीं पहुंच गया जिसके हाथ में शीशी घूम रही थी। तुम्हें शीशी की जरूरत नहीं है, तो तुमने इसे क्यों लिया? जेरास ने उन्हें देखते हुए पूछा। वे सभी एक दूसरे को देखने लगे और फिर जोर से हंसने लगे। उसका मजाक उड़ाते हुए नेता उसके चेहरे पर व्यंग्य कर रहा था। हमें तुम्हारा गोरा चेहरा पसंद नहीं है। तुम मुकदमा चाहते हो, इसे ले लो, लेकिन अभी इसके साथ गायब हो जाओ, उन्होंने उससे कहा और जेरास की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह एलियंस के एक समूह से मिलेगा जो इतने अविश्वसनीय रूप से नस्लवादी थे। वे सभी काले थे, लेकिन जेरास गोरा दिख रहा था और किसी तरह यह उन्हें परेशान करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, ठीक है, उसने उनसे कहा और अपना हाथ बढ़ाया। एलियंस ने उसे शीशी लेने की अनुमति दी, लेकिन गायब होने के बजाय जेरास ने अपनी पीठ मोड़ ली और बैठने से पहले अपने सामान्य कोने में चला गया। अगले ही पल शीशी उसके हाथ से गायब हो गई, सुरक्षित रूप से उसके स्थानिक रिंग में रखी गई और वह इधर उधर देखता रहा बिना जाने का इरादा किए।